प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो लेसन नंबर 5 के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे उसका आगे से जो 15 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में किए थे और आगे 16 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत लोग होंगे जो इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है, फिर भी हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन से। 16 नंबर क्वेश्चन से ठीक है, क्या कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन में? कह रहा है कि चमगादड़ निम्नलिखित में से किसके कारण अंधेरे में उड़ सकते हैं। यानी वह कौन सा कारण है या कौन सा मतलब उनमें उपयोग करता है उड़ने में कि वह रात में उड़ पाती हैं, वह कौन सी चीज है। ठीक है, ऑप्शन कह रहा है कि वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं। सेकेंड कह रहा है उनकी टांगें कमजोर होती हैं और भूमि पर पक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं। सी कह रहा है कि वे रोशनी की चौध उत्पन्न करते हैं। और डी कह रहा है वे प्रस्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए हैं। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में 15 नंबर क्वेश्चन में ही बताया था कि जो चमगादड़ होती है वो अंधेरे में किस प्रकार उड़ती है, कैसे उड़ती है, क्या उसके पीछे लॉजिक है। ठीक है, तो कौन सा बताया था 15 क्वेश्चन में ना, को प्रस्रव्य तरंगे उत्पन्न करती हैं अपने पंखों द्वारा, जिसके कारण अगर कोई आगे वस्तु रहती है या कोई दीवार हो तो उससे टकराकर और वापस पुनः उनके पास वो तरंगे आती हैं, जिससे उनको पता चलता है कि हाँ आगे कुछ है, जिससे वो वहां से मुड़ जाती हैं, इस प्रकार उड़ती हैं। तो किससे? प्रस्रव्य ध्वनि तरंगों से उत्पन्न करते हैं अपने पंखों से, उस कारण वो उत्पन्न होते उड़ पाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर में कह रहा है कि जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से होती है? ए कह रहा है परावर्तन से, बी कह रहा है अपवर्तन से, सी कह रहा है प्रणोदित कंपन से और डी कह रहा है अवमंदित कंपन से। ठीक है, तो जो मेज पर रखा जाता है, क्या स्वरित्र द्विभुज जो कंपन करता है वो रखा जाता है, तो उसकी जो ध्वनि हमें सुनाई देती है वो प्रणोदित कंपन द्वारा क्या करती है, हमें सुनाई देती है। ठीक है, किसके द्वारा? प्रणोदित कंपन द्वारा। यानी 17 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रणोदित कंपन द्वारा। इसी कंपन द्वारा जो मेज पर स्वरित द्विभुज पे जो रखी हुई होती है वस्तु, वो उसका जो ध्वनि है हमें सुनाई देती है, किसके द्वारा? प्रणोदित कंपन द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? सी। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है। जो ध्वनि का तरत्व होता है, तरत्व यानी जिससे आवाज पतली और धीमी होती है, किस पे निर्भर करता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि आवृत्ति पर, ऑप्शन बी कह रहा है तीव्रता पर, ऑप्शन सी कह रहा है वेग पर और ऑप्शन डी कह रहा है किस पे? आयाम पे। ठीक है, तो जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो किस पे निर्भर करती है? आवृत्ति पे निर्भर करती है। वो भी तारत्वता यानी तेज और मोटा होना, यानी आवाज का पतला और मोटा होना तारत्वता कहलाता है। और वो किस पे निर्भर करता है? तो आवृत्ति पे निर्भर करता है। किस पे करता है? आवृत्ति पे निर्भर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? कौन सा क्वेश्चन है? 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किस पे? आवृत्ति पे। ठीक है, आगे कर रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर होता है। ठीक है, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर होता है कितना? 45 डेसिबल, 55 डेसिबल, 75 डेसिबल और डी कह रहा है कितना? 80 डेसिबल। अरे 80 डेसिबल, हाँ। तो रात के समय आवासीय मतलब जैसे जहाँ पे लोग रहते हैं, रात के समय जहाँ पे लोग आसपास रह रहे हैं, ठीक है, तो उस समय का वहाँ का जो क्या शोर का अनुमत स्तर कितना होता है? तो मैंने बताया था 30 से 40 के करीब होता है। हम लोगों ने पढ़ा था 30 के 40 के करीब, लेकिन यही थोड़ा रात में बढ़ जाता है, मतलब रात के 30 से 40 के करीब होता है। ठीक है, ऑप्शन में आपका 45, 55, 75, 80 दिया है, तो कौन सा करेक्ट होगा? इसी के आसपास रहेगा, तो 45 डेसिबल, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर ए है 45 डेसिबल। रात के समय इतना ही अनुमत होता है शोर का समय जहाँ पे लोग रहते हैं, क्योंकि बोलचाल की भाषा में हम 30 से 40
या मिनिमम 30 मैक्सिमम 40-45 इतना डेसिबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो शोर की बात करें तो भाई ज्यादातर थोड़ी लोग साउंड में बोलेंगे तो यही मैक्सिमम 45 डेसिबल तक होता है। ठीक है, अगला कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। पहला कह रहा है ध्वनि तरंगों का, बी कह रहा है एक्स किरणों का, सी कह रहा है प्रस्रव्य तरंगों का और डी कह रहा है चुंबकीय तरंगों का। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है डी चुंबकीय तरंगों का। तो जो MRI मशीन होती है, तो MRI मशीन में विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। किसका? विद्युत चुंबकीय तरंगों का, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर डी है 20 का वो करेक्ट है। किसका? विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का। ठीक है, तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना को नोट करिएगा। फिर हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन से। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि शिकार पर पक्षियों या वस्तुओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ध्वनि का अपवर्तन का, विस्पंदन का बनना, कह रहा है कि ध्वनि का प्रकीर्णन का या प्रतिध्वनि निर्धारण का। ठीक है, तो कौन सा यूज करते हैं? तो भाई जो मैंने अभी बताया चमगादड़ के बारे में कि वो जब चलती हैं तो अपने पंखों से प्रस्रव्य तरंगों का प्रयोग करती हैं और वह टकराकर पुनः उन्हें वापस सुनाई देता है। यानी ध्वनि टकराकर और पुनः सुनाई देती है। यानी मान लीजिए मैं ध्वनि यहाँ कहीं से स्रोत जहाँ से ध्वनि निकल रही है, ठीक है, जो स्रोत है ध्वनि स्रोत वहां से निकल रही है और किसी अवरोध से टकराकर पुनः वापस आ रही है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। तो जब डॉल्फिन और ये जो होती हैं चमगादड़, ये ध्वनि अपने जब शिकार या उड़ने चलती हैं रात में, यही शिकार करने के लिए चलती हैं, क्योंकि चमगादड़ रात्रिचर है तो जरूर है भाई कोई ना कोई अपना चारा के लिए शिकार करेंगी। तो ये प्रस्रव्य तरंगें उत्पन्न करती है जो टकरा कर उन्हें सुनाई देती है, यानी प्रतिध्वनि पे आधारित, यानी प्रतिध्वनि के कारण ये क्या करती हैं? अपना शिकार करती हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? प्रतिध्वनि निर्धारण के, यानी प्रतिध्वनि से वो निर्धारण करती है कि हाँ यहाँ पे शिकार है या ऐसे है। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होती है? ठीक है, तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? तो हमने बताया था जब थ्योरी ही पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है 17.2 मीटर। कितनी होती है? 17.2 मीटर। लेकिन आपका ऑप्शन में 10 मीटर, 13 मीटर, 17 मीटर, 21 मीटर इतना दिया है। तो 17.2 मीटर या 17 मीटर कहिए तो कितना हो जाएगा? 17.2 मीटर होता है, इतना होता है। ठीक है, लेकिन आपके ऑप्शन में 17 दिया है तो किसको मारेंगे? 17 को मारेंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में, 23 में कह रहा है कि एक तरंग कण की आवृत्ति तथा तरंगदैर्ध्य v और लैम्डा है तो चाल होगी। हमने बताया था तरंगदैर्ध्य किसमें? तरंगदैर्ध्य लैम्डा, आवृत्ति n और चाल v में संबंध क्या बताया था? v बराबर क्या होता है? n इंटू लैम्डा। या इसी फार्मूले को कन्वर्ट करें, यदि n बराबर निकाले तो क्या आ जाएगा आपका? v बाई लैम्डा। या लैम्डा का मान निकाले तो क्या आ जाएगा? लैम्डा का मान निकाले तो क्या आ जाएगा? v बाई n। इतना फार्मूला बनेगा। ठीक है, ये इतना संबंध होता है आपका n, v और लैम्डा में। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया है आपका? v बराबर n इंटू लैम्डा, v बराबर n इंटू लैम्डा, v बराबर n इंटू लैम्डा नहीं दिया है। देखिए n बराबर v बाई लैम्डा दिया है, ये भी नहीं दिया है। लैम्डा बराबर v बाई n, लैम्डा बराबर v बाई n, ये भी नहीं दिया है। लेकिन मैंने यहाँ पे गलत, हम भी कहें भाई क्यों नहीं मिल रहा है कुछ। देखिए यहाँ पे हम लोग आवृत्ति को n माने हैं, लेकिन ये कह रहा है कि आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य का अंश v और लैम्डा है, v और लैम्डा है, यानी इसको v माना है। ठीक है, इसको हटा दीजिए। ये हो गई आपकी तरंगदैर्ध्य, क्या हो गई? तरंगदैर्ध्य। और ये क्या हो गई?
आवृत्ति इसकी, ठीक है, ये आवृत्ति हो गई, यानी लेमडा आपका तरंगदैर्ध्य है और v क्या है, आवृत्ति है। तो चाल बराबर होता है क्या, यहाँ पे फॉर्मूला है आपका, चाल बराबर क्या होता है, आवृत्ति गुणे लेमडा, यही होता है ना, n इंटू लेमडा। यहाँ पे तो चाल बराबर मैं चाल ही लिख रहा हूँ क्योंकि v तो पहले इसको मान लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चाल बराबर क्या होता है, n इंटू लेमडा। तो मैं चाल बराबर क्या लिख सकता हूँ, ये आवृत्ति को क्या माना है, v, तो v लिख देते हैं, और गुणे आवृत्ति को क्या, सॉरी तरंगदैर्ध्य को क्या माना है, लेमडा, और चाल को इसने u माना है, क्या माना है, u इसमें दिखा है, वो भी v जैसे ही बनाया है, ये v ऐसे बनाया है, चाल को कैसे बना दिया है, ऐसे बना दिया है, इसको ऐसे बनाया है, ठीक है। तो आप जैसे वैसे बना लीजिए, तो u बराबर ऐसे, इसको क्या बोले, v बोले क्या बोले, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, चाल बराबर होता है आवृत्ति गुणे तरंगदैर्ध्य, यही होता है। तो आवृत्ति गुणे तरंगदैर्ध्य बराबर चाल, जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है वही क्या है आपका करेक्ट है, ठीक है। बात समझ में आई होगी। अब आगे देखिए, क्योंकि चाल बराबर इनका अनुपात बट्टे में तो नहीं ले जाते, तो बी सी ऐसे ही नहीं होगा, आई स्क्वायर तो होता नहीं है, ऐसे नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा बच्चा, ए, और ए ही आपका करेक्ट आंसर भी है, वही फॉर्मेट होता है। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है यदि तरंग का आवर्तकाल 0.025 सेकेंड है तो इसकी आवृत्ति होगी। हमने बताया था आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध, तो आवृत्ति पूछ रहा है तो ये होता है 1/t होता है, यही होता है ना, हमसे पूछा है क्या, आवृत्ति ही पूछा है और t का मान दिया है, तो रख लीजिए भाई n बराबर 1/0.025, यही है ना, 0.025 सेकेंड है। चलिए तो n बराबर निकाल लीजिए, इसका दशमलव घटाएंगे, 3 स्थान पे है तो 1000 से ऊपर नीचे गुणा होगा तो ऊपर हो जाएगा 1000 और नीचे हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25 चौके 100 और एक 0 बच जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, कितना 40 हर्ट्ज। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 40 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, किसका 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई होगी, नोट करिएगा। फिर आगे देखते हैं कितने क्वेश्चन बचे हैं, 2 2 4 1 5 क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी देख के और इस लेसन को समाप्त करते हैं, ठीक है। तो नोट करिएगा इसे, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, यानी जो ध्वनि ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में चेंज करना है। तो भाई आपने देखा होगा, ये एक माइक ऐसे देखा होगा, इसमें से तार लगे होते हैं और ये जाके किसी मशीन में लगा होता है और फिर वहां से एक जाकर लाउड स्पीकर में से लगा होता है। तो जो आप यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है, यानी जो यहाँ पे आप ध्वनि देते हैं फिर वो यहाँ से वो ध्वनि निकलती है, ठीक है। लेकिन इसके बीच बहुत भाई कुछ तकनीकी काम करता है कि यहाँ पे जो ध्वनि देते हैं तो इस माइक द्वारा, इस माइक्रोफोन द्वारा, क्या है ये माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन है, इस माइक्रोफोन द्वारा ये किस में चेंज होता है, ध्वनि किस में चेंज होती है, विद्युत में चेंज होती है, किस में, विद्युत में। और फिर इस विद्युत माध्यम में ध्वनि ऐसे ऐसे जाती है, फिर इस मशीन द्वारा फिर ये ऐसे जाती है और यहाँ पे जो यहाँ से जो विद्युत आती है, ठीक है, ये यहाँ से जो विद्युत आती है अब इस लाउड स्पीकर द्वारा किस में चेंज हो जाती है, ध्वनि में। आपसे कह रहा है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन चेंज करता है, तो ध्वनि यहाँ पे बोलते इसी यही ने चेंज किया, कौन, माइक्रोफोन। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, माइक्रोफोन द्वारा, लाउड स्पीकर द्वारा, सौर कोशिकाओं द्वारा या ग्रामोफोन द्वारा, तो माइक्रोफोन द्वारा। तो 25 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, माइक्रोफोन द्वारा। बात समझ में आई है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ध्वनि तरंगे गति कर सकती हैं। देखिए ये 3 बार बात कर दिया, इसे मतलब इस क्वेश्चन को 3 बार पूछ दिया, ठीक है। ध्वनि तरंगे गति कर सकती हैं, कहाँ कहाँ कर सकती है, निर्वात में, केवल ठोस माध्यम में, केवल गैस माध्यम में, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में। तो निर्वात में तो गमन कर नहीं सकती, ठोस में गमन कर सकती है, तो केवल ठोस में तो गमन नहीं करेगी। केवल ठोस का मतलब द्रव गैस में तो गमन करेगी नहीं, इसका मतलब ये ना केवल ठोस में मतलब द्रव गैस में नहीं कर सकती, ऐसा बात भी नहीं है। कह रहे केवल गैस में, ऐसा भी बात नहीं है, यानी ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में गमन कर सकती है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निर्वात में तो गमन करती नहीं है, ठोस में करती है, लेकिन ये नहीं कि केवल ठोस में करेगी,
और भी है, द्रव भी है उसमें करेगा, गैस भी है उसमें भी करेगा। कह रहे केवल गैस में, तो भाई गैस में केवल नहीं, केवल गैस का मतलब ठोस द्रव में नहीं करेगा, करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठोस तथा गैस दोनों में करता है। ये इसमें ये भी इंक्लूड कर देता है कि ठोस द्रव गैस तीनों में भी करता है, तो उसमें भी करता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन में क्या करें, कह रहा है कि दो तरंगे जिनका आयाम 1.5 mm है तथा आवृत्ति 10 हर्ट्ज है, 20 mm पर सेकेंड के वेग से विपरीत दिशा में गति कर रही हैं, तब संलग्न बिंदु के मध्य दूरी mm में होगी। ठीक है, बढ़िया बात है। कह रहा है आपसे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, आयाम दिया है, यानी ए का मान दिया है, कितना 1.5 mm दिया है, इतना ही दिया ना, और आवृत्ति दिया है, आवृत्ति n का मान दिया है 10 हर्ट्ज। ठीक है, और क्या दिया है, उसका वेग दिया है मिमी पर सेकेंड, यानी वेग दिया है, यानी v का मान दिया है कितना 20 mm पर सेकेंड। चलिए इसको भी ठीक है, और आगे कह रहा है कि विपरीत दिशा में कर रही है, तो तब उनके संलग्न के बीच की दूरी होगी। तो आपको n दिया है, ये थीटा जैसे नहीं, v दिया है, v दिया है, और आयाम दिया है कितना 1.5 mm। ठीक है, तो मध्य की दूरी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, संलग्न बिंदुओं की मध्य की दूरी। तो उसका फार्मूला होता है, ठीक है, यानी एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, इसका आयाम आपको कुछ दिया है। ठीक है, आयाम दिया है और इसके बीच कोई तरंग ऐसे कंपन करते हुए चल रही है। ठीक है, तो इनके बीच का जो दूरी होता है वो क्या होता है, यानी इनके बीच की जो दूरी होती है, मान लेते हैं डी, मान लेते हैं इसको, तो डी बराबर होता है क्या, लेमडा बाई 2। क्या होता है, लेमडा बाई 2, यानी इसका तरंगदैर्ध्य निकालकर उसका आधा कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये आता कैसे है, मतलब बस मैंने ऐसे समझा दिया आपको, लेकिन ये फिगर ऐसे नहीं बनता है, ऐसे बनता है, आपका बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए तरंग जा रही है, ठीक है, आयाम किसे कहते हैं, तो एक तरफ जितना विस्थापन होता है उसे ही आयाम कहते हैं ना। जैसे ऐसे तरंग जा रही है तो इसका ये आयाम हुआ, यानी एक तरफ जितना इतना विस्थापन हुआ तो ये आयाम हुआ। इसी दूरी को बोलते हैं ना, ये दूरी और इस बिंदु की दूरी, इसी को क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। इसी को पूछ रहा है। ठीक है, तो इसी को निकालने के लिए जो फार्मूला है इसी का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, पहले तो हम लोग को भाई लेमडा चाहिए, और लेमडा चाहिए तो उसका आधा कर देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा उसके बीच की दूरी। ठीक है, तो क्या होगा कि करेंगे क्या, आयाम का मान दिया है तो इससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, इससे मतलब नहीं है, हम लोग निकालते हैं लेमडा का मान। तो लेमडा फार्मूला क्या होता है, v बराबर n इंटू लेमडा। तो लेमडा का मान निकालना है तो यहाँ से फार्मूला बनाएंगे, तो क्या आ जाएगा, लेमडा बराबर, यानी यहाँ से फार्मूला बनाएंगे तो लेमडा बराबर आ जाएगा v बाई n। v का मान कितना दिया है 20, तो लिख लेते हैं 20। n का मान कितना दिया है 10, तो लिख लेते हैं 10। 20 दूना 10, दो बार में, तो चलिए लेमडा का मान मिल गया 2, तो इस फार्मूले में रख देंगे तो 2 बाई 2 बराबर 1। कितना आ गया 1 mm, कितना आ गया 1 mm। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका 1 mm। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 27 का, पहला ऑप्शन कह रहा है 1.0, 1.5, 1.2, 2.0, यानी 1, 1.5, 1.2 और 2। तो कौन सा हमको कितना है 1 है ना, इसको लिख सकते हैं 1.0, मतलब वही है, पॉइंट के बाद 0 लिखिए, उससे मतलब नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट करिएगा इतना, फिर हम आगे देखते हैं। 2 क्वेश्चन बचे हैं 28 और 29, उसको देखते हैं, नोट करिए इसे। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है कि वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होती है कहलाती है रेडार, सोनार, पुकर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई हम जो उपकरण उपयोग करते हैं जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है, तो सोनार हमने पढ़ाया था। सोनार से हम लोग समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाते हैं, पनडुब्बियों का पता लगाते, तो वो एक रेखी दूरी ही तय करती नहीं, यानी लंबाई बताती कितना दूर पे ये चीज है, उसकी गहराई मापने में, तो लंबाई मापने में रिजुरेखन करने के लिए प्रयोग किया जाता है सोनार का। तो आपका 28 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सोनार का प्रयोग करते हैं। किसका, सोनार का प्रयोग। और सोनार में किस तरंगों का प्रयोग करते हैं, तो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। किसका, पराश्रव्य तरंगों का। ठीक है,
देखिए लास्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपसे मेल करने के लिए कर रहा है। हर क्वेश्चन में लास्ट के क्वेश्चन मेल करने के लिए कर रहा है, सुमेलित करने के लिए कर रहा है। तो आपका सूची फर्स्ट बनाया है, ठीक है, सूची इधर फर्स्ट है और इधर सूची सेकेंड है, ठीक है। इधर ए बी और सी डी का मेल करना है, इधर 1 2 3 4 में मेल करना है। क्या है, कह रहा अवरक्त तरंगे, जो अवरक्त तरंगे होती है इनका जो क्या है तरंगदैर्ध्य कितना होता है, यानी जो वो तरंगदैर्ध्य है उसके बारे में है, उसकी तरंगदैर्ध्य की लंबाई दिया है। फिर एक्स किरणों का कितना होता है, पराबैंगनी किरणों का कितना होता है, गामा किरणों का कितना होता है, इसी के रिलेटेड आपको मैच कराना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। ये आपका कह रहा है क्या, अवरक्त किरणें, ये जो है अवरक्त किरण है, क्या है अवरक्त किरण, यानी जो सूर्य का किरण होता है उसे अवरक्त किरणें कहते हैं। तो जो इनका तरंगदैर्ध्य होता है वो 10 की पावर -5 होता है, ठीक है, 10 की पावर -5, और मात्रक नहीं दिया है तो आप उसके अनुसार चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ और दिया हो तो उसके अनुसार कर सकते हैं। तो 10 की पावर -5 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी दूसरे में दिया है, तो ये जाके दूसरे से मिलेगा, यानी 10 की पावर -5 से। दूसरा कह रहा है एक्स किरण, यानी जो एक्सरे होती हैं उनका कितना होता है, तो 10 की पावर -10 यानी 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, 10 की पावर -10, ऑप्शन तीसरे से जाके मैच करेगा, 10 की पावर -10 से। सी कह रहा है किसके बारे में, तो पराबैंगनी किरणें में, अल्ट्रावायलेट, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे के बारे में कह रहा है। तो इसका कितना होता है अल्ट्रावायलेट रे का, तो 10 की पावर -8, यानी 10 की पावर -8 किससे जाके मैच करेगा, लास्ट से, 10 की पावर -8। और लास्ट बच रहा है आपका गामा किरणें, कौन सी, गामा रेज, तो इनका कितना होता है 10 की पावर 12, तो हो जाएगा यहाँ पे 10 की पावर -12, ठीक है। तो ए जाके मिला आपसे 2 से, तो क्या हो जाएगा A2, बी जाके किससे मिला 3 से, तो 3, सी किससे जाके मिला 4 से, तो 4, और डी किससे जाके मिला 1 से, तो 1, यानी A2 B3 C4 D1। देखिए ये वाला कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, A2 B3 C4 D1, ऑप्शन नंबर आपका ए ही मैच कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा 29 का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई होगी, नोट कर लीजिएगा। इसी क्वेश्चन के साथ ये वीडियो समाप्त होता है और ये लेसन भी समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे, उष्मा तथा ताप के बारे में, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, पसंद आए तो ज़्यादा पसंद है तो शेयर करिए, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि जितने भी हम लोग वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। तो